गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस में से सेकंड सेक्शन में से लिया गया है, जिसमें आप कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी सेक्शन बी में है और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटेगुमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, शीदर्स एंड हेयर्स। तो इसमें हम इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अध्यावरणीय तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे, उनमें स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और हम इसकी शुरुआत करते हैं जलीय जीवों जैसे मछली से, फिर एम्फीबियंस, देन रेप्टिलियंस, एवीज एंड मैमल्स। इन सभी की जो त्वचा होती है, जो अध्यावरणीय तंत्र होता है, इंटेगुमेंट होता है, वो उनके वातावरण के हिसाब से किस तरह से अनुकूलित है, किस तरह से उसमें परिवर्तन पाए जाते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से भिन्न है, इन सभी का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फिशेस के बारे में, मछलियों में कि उनका जो इंटेगुमेंट सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होगा, क्या बेसिक उसके फंक्शंस और उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्कॉलियोडोन की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उसका उदग्र काट यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। मछलियों जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनकी त्वचा कठोर तथा अल्प मात्रा में श्लेष्मिक होती है। कुछ श्लेष्मा होती है लेकिन बहुत कम होती है, तथा उनकी त्वचा पे उनके इंटेगुमेंट का जो मुख्य कैरेक्टर होता है वो होता है उनमें स्केल्स पाए जाते हैं। अस्थिल मछलियों की बात करें तो उनकी त्वचा कोमल और अधिक श्लेष्मिक होती है उपास्थल मछलियों की तुलना में। एपिडर्मिस स्तरित उपकला की 5 से 6 परतों द्वारा रचित होती है, जिसमें क्रेटन युक्त मृत कोशिकाओं द्वारा स्ट्रेटम कॉर्नियम अनुपस्थित होता है। हम अगर एपिडर्मिस की बात करें तो उसमें एक लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो जलीय जीवों में नहीं पाई जाती। इन मछलियों में प्लेकोइड स्केल, उपास्थल मछलियों की बात करें तो प्लेकोइड स्केल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रत्येक स्केल में एक चपटी बेसल प्लेट होती है जो डर्मिस में धसी रहती है। हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आपको ये प्लेकोइड स्केल ऊपर की ओर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, तथा नीचे की ओर इसमें बोनी बेसल प्लेट ये लिखा हुआ है। बोनी बेसल प्लेट नीचे की ओर स्थित है, जहाँ से इस स्केल का ओरिजिन हो रहा है, ये स्केल उद्भव हो रहा है। इस बोनी प्लेट में से ये आगे की ओर मूव करता है ये स्केल। इस प्लेट में से एक ट्राई रेडिएट स्पाइन बढ़कर एपिडर्मिस से बाहर त्वचा पर तिरछा निकल के बाहर दिखाई देगा हमको। सल के भीतरी भाग में पल्प कैविटी भरी होती है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पल्प कैविटी है केंद्रीय भाग में। ये वाला केंद्रीय जो भाग है ये पल्प कैविटी से बना हुआ है। ये पल्प कैविटी है केंद्रीय भाग में, मज्जा गुहा कहते हैं। इस गुहा में तंत्रिका तंतु, रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, संयोजी ऊतक आदि पाए जाते हैं अंदर की ओर। आप देख सकते हैं इसमें नीचे से बोनी प्लेट या बेसल प्लेट में से स्केल में ऊपर की साइड में विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं इस प्लेकोइड पल्प कैविटी के थ्रू ऊपर की ओर गमन करती हैं। आधारिक प्लेट या बेसल प्लेट जो होती है वो डेंटाइन से बनी होती है, कठोर पदार्थ होता है डेंटाइन। एवं मज्जा गुहा में सूक्ष्म नलिकाओं या कैनलिकुली उपस्थित होती हैं। इन स्केल्स पे वेट्रोडेंटिन नामक कड़े पदार्थ का टोपी समान आवरण पाया जाता है और ये सल्क जो होते हैं वो मीजोडर्म से विकसित होते हैं। इन सल्कों का जो विकास होगा वो मीजोडर्म से विकास होगा। आपको दिखाई दे रही है एमिलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं। ये सल्क के ऊपर पाए जाने वाले जो कठोर आवरण हैं उनका निर्माण करती हैं। एनेमल नायक इन पर विट्रोडेंटिन पाया जाता है, उसका निर्माण करती हैं। ये डेंटिन सेल्स हैं जो इसको आगे की ओर बनाएंगी। नीचे की ओर क्रोमेटोफोर सेल्स इनकी स्किन में पाई जाती हैं, जो त्वचा को विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करने के लिए, वर्णक उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस तरह से स्कोलियोडोन की त्वचा के उदग्र काट में मुख्य रूप से हम स्केल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तथा इनमें स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है बाहर की ओर वो नहीं पाई जाती। डर्मिस की बात करें तो डर्मिस 3 लेयर्स में विभाजित होती है। हम कह सकते हैं स्ट्रेटम लैक्सिकम, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और सबक्यूटेनियस लेयर। इन 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, जिसमें नीचे की ओर शार्पेज फाइबर आपको ये दिखाई दे रहा है। शार्पेज फाइबर यहाँ पे पाए जाते हैं जो मसल्स के साथ में इसको अटैच रखते हैं, स्केल को मजबूती से
एक अरेखित पेशी तंतु की तरह काम करते हैं और उसको मजबूती से बांधे रखते हैं स्केल को। इस तरह ये स्कोलियोडोन की त्वचा का उदग्र काट आपके सामने था। अगला हम देखते हैं, ये था जलीय जीवों के बारे में, फिशेस के बारे में, जहाँ पे वातावरण अलग था। अब हम बात करें एम्फीबिया की, जो ज़मीन पे आए। जनन के लिए वो पानी में ही रहते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे आने वाले पहले वर्टिब्रेट हो गए। इसमें हम मेंढक की त्वचा को अध्ययन करेंगे। मेंढक की त्वचा के बारे में हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इस वर्ग के प्राणियों में जो त्वचा होगी वो पतली, कोमल और चिकनी होगी। आप कभी मेंढक को देखना है, हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मेंढक आपके हाथ से बहुत आसानी से फिसल जाता है, क्योंकि इसको त्वचा बहुत लसलसी मालूम होगी आपको। उसकी त्वचा में बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो उसको एक्वेटिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। उसकी त्वचा को अधिक संवेदनशील बनाती हैं, जिससे कि वो बाहर की ऑक्सीजन को उस त्वचा के द्वारा अवशोषित कर सके। इसलिए इसमें म्यूकस ग्लैंड की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। मेंढक की त्वचा पर एपिडर्मिस में जो बाह्य स्तर होगा वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होगा। अब जैसे ही ये जो लैंड वर्टिब्रेट हैं सबसे पहला ज़मीन पर आ गए, तो इनकी जो त्वचा है उस पे जो पहली लेयर होगी वो स्ट्रेटम कॉर्नियम की होगी। स्ट्रेटम कॉर्नियम वहाँ पे पाया जाएगा। ये चपटी क्रेटनित कोशिकाओं से बना होता है जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होगा। ये एम्फीबिया में पहली बार प्रकट हुआ है, क्योंकि ये स्थलीय प्राणी के रूप में जल स्थलीय होते हुए भी स्थल पर अधिक जीवन बिताते हैं। यह स्तर मेंढक तोड़ में संवेदी पेपिला, वाट्स, उंगलियों के समान पोरों पर नखर समान रचनाएं बनाता है। लार्वावस्था में श्रृंगीय दांत इसी स्तर के बने होते हैं। निर्मोचन के दौरान यह स्तर खंडों में अथवा पूर्ण रूप से उतार दिया जाता है। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, किसी भी जंतु में देखेंगे, सांप में देखें, हमारे अंदर देखें, मैमल्स में देखें, ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ये त्वचा के साथ धीरे धीरे उतरता रहता है। तो निर्मोचन के दौरान इसी स्तर को यहाँ से उतारा जाता है। बहुस्तरीय एपिडर्मिस में श्लेष्म ग्रंथियाँ, विष ग्रंथियाँ, पैरोटिड ग्रंथियाँ जैसी अन्य ग्लैंड भी यहाँ पर स्थित होती हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे आपको स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम दिखाई देगी, जो डिवाइड होके नई कोशिकाओं को बनाने का काम करती है। नीचे की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी तथा बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के नीचे की ओर सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है। स्ट्रेटम एक स्पंजी परत की बात करूं यहाँ पे, तो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम दृढ़ प्रकार का तथा निचला स्तर सघन सहित पाया जाता है, जो योजी ऊतक के उदग्र व क्षैतिज तंतु इस स्तर में उपस्थित रहते हैं। स्पॉन्जियोसम नाम से पता चल रहा है, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके जस्ट नीचे लिम्फ स्पेसेस लिखे हुए हैं, वर्टिकल फाइबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हैं, मसल्स फाइबर्स हैं, जो त्वचा को मजबूती से बांधने का काम करते हैं। बीच बीच में डर्मिस में ब्लड वेसल्स को दिखाया गया है। और डर्मिस की हम बात करें इसकी, तो डर्मिस में ऊपरी भागों में क्रोमेटोफोर्स इसमें पाए जाएंगे, जो तो मेंढक की त्वचा को रंग प्रदान करते हैं, जिनमें मेलेनोफोर्स, लाइपोफोर्स होते हैं। और एम्फीबियन की जो त्वचा होगी वो अपेक्षाकृत अधिक संवेदी होती है, क्योंकि ये श्वसन में महत्वपूर्ण होती है, हम बता चुके हैं इस बारे में। इस तरह से जो राणा की त्वचा होगी, राणा टिग्रीना मेंढक, इसकी एपिडर्मिस में सबसे पहली विशेषता हमने देखी कि इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम का विकास हो गया। म्यूकस ग्लैंड, इसमें बड़ी बड़ी म्यूकस ग्लैंड आपको दिखाई दे रही हैं, हम देख सकते हैं। पिगमेंट सेल्स भी हैं इसमें, ये वाली म्यूकस ग्लैंड्स हैं। ऊपर की ओर त्वचा में पिगमेंट सेल्स हैं। मेंढक को हम देखते हैं कि भाई अगर ज़मीन से खुदाई में कोई मेंढक निकलता है तो उसका रंग पीला होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर रहने लगता है तो वो हरे रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिगमेंट सेल्स वातावरण के हिसाब से रंग को बदल देते हैं। इस तरह से ये थी राणा टिग्रीना या मेंढक के उदग्र काट। यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमने दो जीवों की इंटेग्यूमेंट के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने फिशेस और एम्फीबियन की त्वचा में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या उनके बाह्य वातावरण में अलग अलग होने के कारण उनकी त्वचा में अंतर आया है, उसको यहाँ पे देखा। अगले जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, इन तीनों की स्किन में इनके वातावरण के हिसाब से, इनकी पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो किस तरह से अनुकूलित हो गई है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए गए हैं, उनको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।